24/7 वी आर हेल्पिंग। को आपके सिर्फ 40 घंटे नहीं चाहिए होते, एक हफ्ते में 50 से 60 घंटे भी चाहिए होते। पाकिस्तान में तो नहीं है वो स्टार्टअप, उसने भी कुछ ऐसे कारनामे किए हों या ऐसे काम किए हों कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकें। पाकिस्तान में जो स्टार्टअप्स हैं वो क्यों फेल होते हैं? तो ये लगता है कि आइडिया सिर्फ मेरे ही माइंड में। अब सबसे बड़ा पाकिस्तान में एक और मसला है इसके, जैसे क्रीम थी, उबर थी। अच्छा, वैलिड आइडिया का कैसे पता चलेगा? अगर बना है तो किसने बनाया है, कहाँ पे बनाया है और कितना सा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वहाँ। ये बड़ी बड़ी जो वैन्स थी ना वो लेके आ गए थे। अब आप उनसे उनकी पेन पॉइंट्स पूछ सकते हैं। हाँ जी, आप टिकटॉक भी लीड एड्स देता है, फेसबुक भी लीड एड्स देता है। विद इन 2 और 3 मंथ्स उन्होंने इतना बंद कर दिया कि रेवेन्यू जनरेशन आपकी है नहीं, इन्वेस्टमेंट आप करते जा रहे हो। प्रोडक्ट बनाना इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम राइट नाउ। रेवेन्यू से नहीं हो रही थी, फंडिंग से। तो उन्होंने फंडिंग रोकी अपनी, साथ ही उनका सिस्टम सारा खत्म हो गया। तो रेवेन्यू मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ से आपका रेवेन्यू आएगा। तो यूज़र की फीडबैक से जो चीज़ बनती है ना, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अब उनको 6 माह बाद नहीं जाके पता लग रहा कि वी आर फेल। चीज़ वैसी चलनी है जैसी कस्टमर चाहता है। वर्स्ट नाइटमेयर, सर्वर क्रैश या पेड होल डे? दोनों ही बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, बहुत ही मुश्किल चीज़। % ऑफ टाइम्स फेल होंगे। अगर हम इसके ऊपर नहीं सोचे तो फिर आपको मेरे ख्याल से कंपनी बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त ज़रीश निज़ामी एंड यू आर वाचिंग कॉफी विद जी, जहां करते हैं हम टेक की थोड़ी बहुत खोज विद अ लिटिल बिट ऑफ फन एज वेल। इट्स एन ऑनर फॉर मी एंड फॉर you as well that today we have such an amazing and great personality with us. He's been my professor at PUCIT as well as is the person who has given many tech CEOs to our industry including me due to his leadership and mentoring skills. मुझको मिट्टी से उठाया और फलक पर कर दिया। दे जज़ा अल्लाह तू उस बागबाने इल्म को जिसने गुंजों को खिलाया और गुलतर कर दिया। एंड ही इज़ द पर्सन जिन्होंने अपनी कंपनी का हाइप भी देखा है और डाउनफॉल भी, सो वी वुड बी लर्निंग मैनी इंसाइटफुल थिंग्स फ्रॉम हिज जर्नी। सो लेट्स ग्रैब योर कप ऑफ कॉफी और योर फेवरेट स्नैक्स एंड लेट्स ट्राई दिस कॉफी टॉक। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताएं कि स्मैरिटन टेक्नोलॉजीज़ इसका मिशन क्या है या विजन क्या है? स्मैरिटन टेक्नोलॉजीज़ का मिशन और जिस मतलब के ये हमने इसको ओपन किया था वो यही था कि सर्विसेज बिजनेस है। और स्मैरिटन का वैसे मतलब ये होता है हेल्पर, मतलब कि जो हेल्प करता है लोगों को। कि सिर्फ हम यही कर रहे हैं शुरू दिन से। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, अब हम उनको अच्छी सी सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास स्टार्टअप्स होते हैं। अब स्टार्टअप्स को आपके सिर्फ 40 घंटे नहीं चाहिए होते, एक हफ्ते में 50 से 60 घंटे भी चाहिए होते हैं। तो वो भी हम दे रहे होते हैं 24/7 वी आर हेल्पिंग टू आवर। ताहिर ऑलवेज कनेक्टेड विद क्लाइंट। और मेरी जो टीम है दे आर आल्सो वेरी गुड, मतलब कि उनको पता है कि अगर मैं इतना टाइम दे रहा हूँ तो वो भी टाइम देते हैं। हम बिल्कुल उनको सपोर्ट भी करते हैं। अगर वो मुझे सपोर्ट करें तो कहीं ना कहीं हम भी उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो यही कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को हम सर्विसेज दे रहे हैं। फिर अपने भी हमने कुछ बीच में प्रोडक्ट्स बनाए, उन पे भी हम काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। और बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनके साथ हमने काम किया पिछले 5-6 साल में। इन्वेस्टमेंट्स भी रेज की उन्होंने। पाकिस्तान में तो नहीं है वो स्टार्टअप, यूके में भी हैं, यूएसए में भी हैं, यूरोप में भी हैं और मिडिल ईस्ट में भी हैं, जिन्होंने हमारे साथ काम किया। फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट रेज की और अब बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो ये मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ क्योंकि जब माशाल्लाह से हमारी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है तो टीम और जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। उसमें ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि टीम आपकी स्ट्रॉन्ग तब होती है जब आप भी उनके साथ बैठ के काम करते हैं। टीम मेंबर्स के साथ हम मीटिंग्स भी करते हैं, काम भी करते हैं और उनको मोटिवेट करने के लिए जो चीज़ उनको चाहिए वो भी आप उनको देते हैं। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज फॉर एग्जाम्पल आई गॉट अ प्रोजेक्ट, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, बड़ा पैसा आया मेरे पास, लेकिन वो पैसा मेरे पास ही आया। कंपनीज ये करती हैं। अच्छा। मतलब सीईओ के पास ही आया वो पैसा, उसने रखा, एंजॉय किया, जो भी है। अच्छा, टीम रिटेंशन जो है ना वो कैसे होती है वो बड़ा ज़रूरी था यहाँ पे। मैं भी आपको बताता हूँ कि मेरी टीम काफ़ी बड़ी भी रही और अब काफ़ी छोटी भी है। तो ये बहुत चीज़ ज़रूरी है कि हम जो है ना अपने साथ साथ अपनी टीम में मिनी सीईओज क्रिएट करें। बिल्कुल, लेकिन वो मिनी सीईओज आपको बड़े कम मिलते हैं। ट्रू। व्हेन यू आर एट दिस पोजीशन, मतलब कि आप टॉप पे हैं और आपने यू हैव टू आइडेंटिफाई समवन who can replace you. That is very important. शुरू में तो हम कहते हैं we are not replaceable but everyone is replaceable. You have to prepare people. बट यहाँ पर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ट्रस्ट बड़ा ज़रूरी है कि जिसको आप रिप्लेस, जो आपको रिप्लेस करने आ रहा है उसके ऊपर आप ट्रस्ट भी करते हो और उसने भी कुछ ऐसे कारनामे किए हों या ऐसे काम किए हों कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकें। ये बड़ा ज़रूरी है। तो वो जो चॉइस है आपकी वो बड़ी ज़रूरी है और बड़ी ही मुश्किल से होती है वो, लेकिन बड़ी अच्छी भी होती है और रही भी हैं मेरे साथ। तो रही हैं, बड़ी अच्छी चॉइसेस भी रही हैं मेरी, ख़राब भी हुई हैं। उसको मैं ये नहीं कहता कि मैं गलत चूज़ नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत भी हुई हैं, लेकिन थिंग्स वर गुड।
चले हम अपने जो है ना मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। इट्स बीन सेड सर कि अगर आपको पता चल जाए व्हाई यू आर गोइंग टू फेल और आप उसके ऊपर वर्किंग कर लें तो 70-80% जो है ना आपके चांसेस कम हो जाते हैं कि आप उसमें फेल हों। तो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे कि पाकिस्तान में जो स्टार्टअप्स हैं वो क्यों फेल होते हैं और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए जो कि हमें डिज़ास्टर की तरफ या फेलियर की तरफ लेके जा सकती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं। कुछ पिलर्स हैं हमारे, हम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से। तो बैठे बैठे हमारे माइंड में आइडिया आ गया है कि हम जो है ना अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। तो प्लानिंग के दौरान इज़ इट पॉसिबल कि हम वहीं से कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं कि हमारी प्लानिंग के साथ ही फेलियर भी स्टार्ट हो जाती है? अच्छा, उसमें ना प्लानिंग में सबसे पहले जब आइडिया आपके माइंड में आया तो आपको ये लगता है कि आइडिया सिर्फ मेरे ही माइंड में है। सबसे बड़ी जो गलती है ना वो हम ये कर। अच्छा, उसकी प्लानिंग में जैसे आपने बात की, प्लानिंग शुरू करने से पहले ये चेक करना ज़रूरी है कि क्या वो वैलिड आइडिया भी है। अगर वो वैलिड आइडिया है, मैं आपको 100% गारंटी के साथ ये बता सकता हूँ। अच्छा, वैलिड आइडिया का कैसे पता चलेगा? वैलिड आइडिया का वैलिडेशन बड़े आराम से आप कर सकते हैं। आपके पास एक आइडिया आया, अब बड़े आराम से अब देखें ना, आपके पास AI बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अब बड़े आराम से उसके ऊपर वेबसाइट भी बना सकते हैं। अगर वेबसाइट बनानी है, ये मैं वैलिडेशन की बात करूँ। अब अगर हम वैलिडेशन थोड़ा सा पहले आए तो हम इनफ रिसर्च भी कर सकते हैं कि ये जो चीज़ हम सोच रहे हैं इसके ऊपर काम कितना हो रहा है, क्या ये कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, कोई सोल्यूशन देगा ये। अगर ये सोल्यूशन देगा तो क्या ऐसा सोल्यूशन पहले कभी बना है? अगर बना है तो किसने बनाया है, कहाँ पे बनाया है और कितना सा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वहाँ। अब फॉर एग्जांपल कि मैं पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ और वो मैंने कहा कि यार ये प्रोडक्ट तो कोई और लॉन्च ही नहीं कर सकता, ये तो सिर्फ मैं ही लॉन्च कर सकता हूँ। और मैं विदाउट एनी मार्केट रिसर्च में जंप कर जाता हूँ मार्केट के अंदर। जब मैं मार्केट के अंदर जाता हूँ मुझे पता लगता है यार ये जो मैं प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा हूँ ये तो 200 लोग और भी बेच रहे हैं पहले ही। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई कि जो आपको लगा था कि सिर्फ मैं ही करने जा रहा हूँ, ये 200 लोग और भी कर रहे हैं। वो 200 लोग और कैसे कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी डिफरेंशिएशन क्या है, आपके पास ही कोई क्यों आएगा, ये रिसर्च बड़ी ज़रूरी है शुरू में। अब वैलिडेशन की आपने बात की, वैलिडेशन आजकल देखें ना AI का दौर है और AI बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, हर किसी के पास है और हर कोई यूज़ कर सकता है। तो आप बड़े आराम से वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ कि आप वैलिडेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट है जो आपने लॉन्च करना है और आपको पता है कि आप मार्केट में एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज यू ट्रस्ट कि आप एक नई चीज़ और अच्छी चीज़ बना सकते हैं। मार्केट में आपके कंपटीटर भी हैं। आप बड़े आराम से एक वेबसाइट बनाएं, वेबसाइट के ऊपर अपना पूरा बताएं कि भाई ये चीज़ हम बना रहे हैं, ये चीज़ है, ये चीज़ और ये मार्केट में लॉन्च करनी है। मैंने अभी आपने बनाई नहीं, प्रोडक्ट फिजिकली आपने बनाई नहीं है अभी सिर्फ आपने एक पेज बना लिया है। पेज बना के फेसबुक आपको लीड्स देता है, आप एड्स चलाएं, वहाँ पे जाके सिर्फ विश लिस्ट के एड चला दें। आपके पास वहाँ से लोग फॉर्म फिल भी कर रहे हैं, कुछ लोग मिडवे में भी जा रहे हैं, कुछ लोग कंप्लीट फॉर्म फिल करके आपके पास डाटा भी आ रहा है। तो बड़ा ईजी है, जो आपके पास डाटा आ रहा है वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भी इंटरेस्ट कितना है लोगों का। अब वो जो आपके पास फॉर्म में डाटा है वहाँ पे आप कॉल करके भी उनसे पूछ सकते हैं, हाँ जी ये प्रोडक्ट अगर हम लॉन्च करते हैं, लेंगे आप, वो किसी ना किसी से तो ले रहे होंगे जो उन्होंने फॉर्म फिल किया। अब आप उनसे उनकी पेन पॉइंट्स पूछ सकते हैं, हाँ जी आपको उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, हम क्या चीज़ ऐड कर दें। ये एक वैलिडेशन है जो अब आपके एक वीक की वैलिडेशन अगर आप चला लेते हैं तो एक वीक में ही आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है जो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ वो किसी काम का भी होगा, वो कैसा परफॉर्म करेगा या परफॉर्म करेगा भी कि नहीं करेगा। और इस एक हफ्ते की आपकी कॉस्ट, मेरा नहीं ख्याल, पाकिस्तानी भी अगर हम अमाउंट ले लें और आप AI से ही अपनी वेबसाइट बनवा लें और AI से ही हेल्प लेके अपने एड चला लें तो मेरा नहीं ख्याल ये 10 to 15,000 से ज़्यादा ही कॉस्ट आपके पास आएगी एक हफ्ते की, जिसके अंदर आपका एड भी चल गया, आपके पास लीड्स भी आ गई और आपने कम्युनिकेट भी कर लिया, जिसमें आपकी आइडिया की वैलिडेशन हो गई। अगर पॉजिटिवली वैलिडेट हो गया तो अब आप क्या करेंगे, अब आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे, उसे बनाएंगे और लॉन्च करेंगे। अगर नहीं हुआ, नेक्स्ट आइडिया को वैलिडेट करते हैं। इसके बाद प्लानिंग पे अच्छा, न्यू आइडिया की हम बात कर लेते हैं। अगर न्यू आइडिया भी आपके पास है और मार्केट में कोई भी उसके ऊपर काम नहीं कर रहा, उसकी भी वैलिडेशन का प्रोसेस वही है जो भी हमने डिस्कस किया है, मतलब उसकी भी आप वैलिडेशन कर सकते हैं। अब देखें, एक आपके माइंड में नई चीज़ आई जो एक प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रही है। अब जो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है ना, वो भी कुछ लोगों का तो मसला है। फेसबुक पे तो वो बैठे हुए हैं, टिकटॉक पे भी बैठे हुए हैं, टिकटॉक भी लीड एड्स देता है, फेसबुक भी लीड एड्स देता है, दोनों जगह पे आप एड चलाएं, प्री एड चलाएं, मतलब अभी लॉन्च से पहले के एड चला रहे हैं आप, जिसमें आप सिर्फ आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मैं प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहा हूँ किसी की प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी भी या नहीं रिजॉल्व होगी। उधर से आपको अच्छी खासी लीड्स मिल जाएंगी जिससे आप डायरेक्टली कस्टमर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास 100 लीड्स आई, 100 में से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैंने किसी से कम्युनिकेट करना है, उससे कम्युनिकेट करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वाकई ही ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगी। अगर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगी तो ठीक है, हम इस तरफ चले जाते हैं। अभी उसकी एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास बहुत सारा एस्थेटिक्स पे काम हो, हर बंदा ही एस्थेटिक्स पे काम कर रहा है। बड़ा लेटेस्ट एक एस्थेटिक्स पे काम आया, वो क्या आया, अब उन्होंने ना आइडेंटिफाई किया कि लोग एस्थेटिक्स पे अपने फेस फिलर्स करवा रहे हैं, लिप फिलर करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन मार्केट में ना कोई ये 6 पैक एब्स पे जो काम, ये इस पे नहीं कोई काम कर रहा, मतलब कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम बड़ा कम हो रहा है। अब एक मार्केट में आते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई कि हम ना आपके 6 पैक एब्स बनाएंगे, आप हमारे पास आएँ। ये एक एस्थेटिक्स का तरीका था।
अब क्या हुआ, उनके पास रश लगा हुआ है उस चीज़ का। अब क्या होगा, बाकी कंपनीज भी उनकी तरफ देख के उस तरफ आने लग पड़ेंगी। लेकिन एक इनिशिएट उन्होंने लिया, इनिशिएटिव उन्होंने कहाँ से लिया होगा, इंटरनेशनली उन्होंने देखा होगा कि भाई ये काम हो रहा है, हम भी यहाँ पे कर सकते हैं। पहले सिर्फ क्या होता है, फैट लॉस कर देंगे, फैट लॉस के अंदर 6 पैक एब्स नहीं आएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि भाई कि जो आपने जिम इतना टाइम लगाना है, अब हमारे पास है, क्योंकि 2 तरह के जिम मेथड्स आपको नजर आते हैं। एक तो वो हैं जिनको वैसे ही कसरत का शौक, और एक कहते हैं यार मुझे करना कुछ ना पड़े, बन सब कुछ जाए, मतलब कि मेरे 6 पैक्स एब्स भी हों और बाकी मेरी बॉडी क्या बात है ऐसी हो। तो उसके लिए फिर वो सोल्यूशन आ गया, उन्होंने देखा हाँ भाई ये सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, हम इसको ला सकते हैं। उन्होंने थोड़ी सी मार्केट रिसर्च की होगी, उसको लॉन्च कर दिया। और अब अगर आप उनको कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करें, आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। 10 दिन की अपॉइंटमेंट मिलती है, 1 महीने की अपॉइंटमेंट मिलती है, क्योंकि मार्केट में वो पहले कोई कर ही नहीं रहा था। अब एक कंपनी है उसने करना शुरू कर दिया। अब अगर आप आज के दिन देखें, ये मैं आज से 3-4 माह पहले की बात कर रहा हूँ, आप आज देखें जाके, आज आपको 200 मिल जाएंगे जो ये वाला काम कर रहे होंगे। लेकिन स्टार्ट एक ने लिया और वो इस वक्त टॉप पे ही है, न्यू आइडिया लेके आए पाकिस्तान में। वो न्यू आइडिया के लिए भी वही तरीका है कि आपने मार्केट रिसर्च भी करनी है, आइडेंटिफाई करना है, वैलिडेट करना है, उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट प्लानिंग वाली मूवमेंट पे जाना है। कि हम ये सोचते हैं कि ठीक है हमारी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी होनी चाहिए, उसकी डिमांड है उस एरिया में, टारगेट ऑडियंस कैसी है, ये सारी चीज़ें जो हम रिसर्च प्रोडक्ट आप भी बना लेंगे, प्रोडक्ट मैं भी बना लूंगा। प्रोडक्ट बनाना इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम राइट नाउ। एआई के पॉइंट पे हम बैठे हैं, एआई हमारे पास है, हर कोई बना सकता है। प्रोडक्ट अच्छी बना ली आपने, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट बना ली, उसके ऊपर बड़े अच्छी कलरिंग कर ली, डेकोरेशन कर ली, वो यूज़ ही कोई नहीं करेगा फ़ायदा उस चीज़ का। अब उसके लिए आपको वैलिडेशन चाहिए, अगर वैलिडेशन आपके पास है फिर आप बड़ी अच्छी अपनी प्रोडक्ट बनाएं। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने प्रोडक्ट A to Z सारी कंप्लीट करके ही मार्केट में लानी है। आप एक छोटा सा मॉड्यूल लेके आ सकते हैं जो कि मार्केट में आता है, मार्केट उसको चेक करती है और आहिस्ता आहिस्ता आप उसके अंदर एडिशन करने लग पड़ते हैं अपने रेवेन्यू से। अब सबसे बड़ा पाकिस्तान में एक और मसला है, इसके बाद नेक्स्ट पिलर की हम बात कर रहे थे ना, एक और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, वो ये समझते हैं स्टार्टअप्स कि हमने फंडिंग से ही चलना है। वो VC के पीछे पहले दिन से भागना शुरू कर देते हैं। लगी थी कि इन्वेस्टमेंट का क्या सीन होना चाहिए। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट देखें, मैं वही बात कर रहा था कि जो हम आइडिया आने के बाद जो पहला हमारा फोकस जाता है यार VC फंडिंग मिल जाए, मुझे वेंचर कैपिटलिस्ट को मिल जाए, पैसा लगा दे और मैं काम कर लूँ। अच्छा, ये स्टार्टअप्स 100% ऑफ टाइम्स फेल होंगे और फेल होते हैं। उसकी रीज़न क्या है, ये जो फंडिंग पे चल रही होते हैं ना, फंडिंग आपकी कहाँ से आ रही है? फंडिंग कहीं ना कहीं जो आपको वेंचर कैपिटलिस्ट दे रहा है ना, वो कहीं ना कहीं US से, यूरोप या UK से लिंक। आपको पैसा USA से आया, उसने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया, आपने प्रोडक्ट बनाया, चल गया। थोड़ी सी भी अगर आपकी इन्वॉइस वो मतलब कि वो जो अमाउंट आपके पास आ रही थी वेंचर कैपिटलिस्ट, थोड़ी सी भी अमाउंट, ये फंडिंग आपकी रोकी, आपका सिस्टम क्या हुआ? कोलैप्स। बिकॉज यू आर नॉट फोकसिंग और रेवेन्यू। हम रेवेन्यू जनरेशन पे काम ही नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं वेंचर कैपिटलिस्ट ने इन्वेस्टमेंट दी, मैंने काम किया, मेरे पास काम आ गया और अब हम उसी के ऊपर चलते जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है हमारे पास ना, मुझे उस कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा। ये उन्होंने क्या किया था कि जैसे क्रीम थी, उबर थी, क्रीम उबर तो कार्स लेके आए, ऑटोज़ लेके आए। एक कंपनी आई थी, वो ये बड़ी बड़ी जो वैन्स थी ना, वो लेके आ गए थे। एयरलिफ्ट। अच्छा, एयरलिफ्ट आई। अच्छा, एयरलिफ्ट की क्या प्रॉब्लम क्या थी, वो यहाँ से गई क्यों? हालांकि बड़ा सक्सेसफुल था उनका बिजनेस, यहाँ पे उनकी वैन्स लगी हुई थी, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और ज़बरदस्त है। प्रॉब्लम क्या थी? रेवेन्यू जनरेशन थी ही नहीं। उन्होंने बड़ी कम अमाउंट रखी थी कि लोगों को हम कैप्चर कर सकें। बड़े लोग उन्होंने कैप्चर किए, बहुत लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके जो रेंट्स थे या फेयर थे वो बड़ा कम था। वो कर क्या रहे थे? तो मार्केटिंग बहुत अच्छी हो रही थी। कि कहाँ से हो रही थी मार्केटिंग? रेवेन्यू से नहीं हो रही थी, फंडिंग से। अब उन्होंने इतना बर्न किया यहाँ पे, विद इन 2 और 3 मंथ्स उन्होंने इतना बर्न कर दिया कि उनकी जो फंडिंग थी ना वो खत्म हो गई और उन्होंने कहा भाई नहीं। 3-4 महीने के बाद आपको एयरलिफ्ट यहाँ पे नजर ही नहीं है। क्यों नहीं नजर आई? रेवेन्यू जनरेशन आपकी है नहीं, इन्वेस्टमेंट आप करते जा रहे हो, फंडिंग आप डालते जा, जब तक वो फंडिंग डालते रहे एयरलिफ्ट चलती रही। जैसे उन्होंने फंडिंग रोकी अपनी, साथ ही उनका सिस्टम सारा खत्म हो गया। करीम के साथ भी ऐसे हुआ है पाकिस्तान में, बाकी उबर के साथ भी यही। क्यों उबर और करीम चला गया यहाँ से? इसीलिए गया कि वो फंडिंग की बेस पे चल रहे थे। यहाँ पे अगर आप उबर को या करीम को इंटरनेशनली भी जाके थोड़ा सा देखो तो वो बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट करने के बाद वो एक पॉइंट पे आए जहाँ पर उनको थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी नजर आई होगी। मुझे तो अभी भी लगता है कि वो प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। अभी मुझे यही लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी फंडिंग की बेस पे चल रहे होंगे या थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल होंगे भी, तो आई हैव नो आइडिया राइट नाउ। आज से 4-6 महीने की बात करूँ, 1-2 साल पहले तक मुझे आइडिया था कि ये किस तरह से चल रहे हैं, क्या हो रहा है। उस वक्त तक तो ये प्रॉफिटेबल बिल्कुल नहीं थे। उबर ने करीम को एक्वायर कर लिया। अब करीम क्या प्रॉफिटेबल था? नहीं, उनको अपना कंपटीटर खत्म करना था। उन्होंने ख़त्म किया पाकिस्तान में, उसको और भी जगहों पे उन्होंने ख़त्म किया होगा, लेकिन उसके बाद भी क्या किया उन्होंने? पाकिस्तान से चले गए वो। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि ये पिलर बहुत ही ज़रूरी है कि आप जब अपना स्टार्टअप पे आते हैं तो कहीं ना कहीं आपने ये देखना है कि मेरा रेवेन्यू जनरेट होना कहाँ से है और कितनी देर बाद मेरा रेवेन्यू ही सस्टेन करेगा मेरी कंपनी को। अगर हम इसके ऊपर नहीं सोचते तो फिर आपको मेरे ख्याल से कंपनी बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, चलेगी भी नहीं और फेल होगी। फंडिंग भी आप ज़ाया करेंगे जो वेंचर कैपिटलिस्ट ने आपको पे किया होगा और अपना
टाइम भी आप ज़ाया कर रहे हैं। तो रेवेन्यू मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ से आपका रेवेन्यू आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, पाकिस्तान में हम लोगों को आदत नहीं है सब्सक्रिप्शन बेस्ड सिस्टम रखने की। हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड सिस्टम नहीं रखते, हम नहीं 1,000 रुपया हर महीने पे करते। आप एक चीज़ लॉन्च करते हैं यूके में देख के, यूएसए में देख के, भाई मैं सब्सक्रिप्शन मॉडल लेके आऊँगा और पाकिस्तान में तो सस्ते थोड़े से पैसे ऐसे बिकेगा, नहीं बिकता। पाकिस्तान उस तरफ नहीं जा रहा। पाकिस्तान अभी स्लो है, जाना शुरू हुआ है लेकिन अभी बहुत स्लो है। अभी आपकी जो ऑनलाइन पेमेंट्स है, बड़ी मुश्किल से लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू किया, लेकिन अभी भी इतना ट्रस्ट नहीं करते। कैश ऑन डिलीवरी अभी भी आपकी ज़्यादा है। कार्ड पेमेंट आपकी अभी भी तकरीबन 2 to 3% पे है, बाकी आपका मोर देन 95% लोग प्रेफर करते हैं कि उनको चीज़ आए, वो देखें, उसके बाद ही पैसे दें। अब ये चीज़ें जब आप अपना लॉन्च करें सिस्टम, तो वहाँ पे कैसे आप सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च करेंगे जहाँ पर लोग रेडी ही नहीं है पे करने को सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर एक ये भी फैक्टर है जो आपके फेलियर की तरफ लेके जाता है। शुरू में आपने दिल में सोच लिया हाँ जी मैं लॉन्च करूँगा और ये लोग तो मेरी सब्सक्रिप्शन लेंगे, 1 लाख लोगों ने मेरी सब्सक्रिप्शन ले लेनी है और मैंने तो ये 2 महीने में मैंने तो यहाँ पहुँच जाना है। ऐसे बिल्कुल नहीं होता। वो सब्सक्रिप्शन आपकी बिक जाती है, 1 महीने चलती है, अगले महीने लोग रिन्यू नहीं उसको कर रहे होते। तो ये भी आपको बड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो एक साथ ही जो है ना सारी हमें जो प्रोडक्ट है लॉन्च कर देनी चाहिए, या साथ साथ हमें देखनी चाहिए चीज़ें कि उसमें हम कुछ फीचर्स ऐड करते हैं या कोई और चीज़ उसमें ऐड करते जाएं? मैंने शुरू में भी आपको बताया कि हम कभी भी जब हम प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं ना, तो कभी फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाते। मार्केट में एक वर्जन जाता है जो कि एक ऐसा वर्जन है जो कि यूजेबल है। जब यूजेबल वर्जन एक चला गया और आपको नज़र आ रहा है कि लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर आपने कहीं ना कहीं ये भी चीज़ रखी हुई है कि लोगों के पेन पॉइंट्स में आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। आप एआई को यहाँ पे बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द पेन पॉइंट्स। कहाँ पर आपका सिस्टम क्रैश कर रहा है, कहाँ पर लोग जाना चाह रहे हैं लेकिन वहाँ अभी हमने कुछ बनाया नहीं है। तो यूज़र की फीडबैक से जो चीज़ बनती है ना, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। एक तो चीज़ आपकी सोच थी, आप टेक्निकल हो, टेक्निकली आपने बना लिया उस चीज़ को, लेकिन जब आप एक लेमैन को वो देते हो, उसको नहीं समझ आती है क्या चल रहा है। तो लेमैन किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से उसको यूज़ कर रहा है, उसका फीडबैक क्या है, उसके फीडबैक का एनालिसिस करना, क्या ये वाकई हमें चीज़ बनानी चाहिए, ऐसे बनानी चाहिए, वो आपको बड़ी ज़्यादा ग्रोथ देगा। और कंपनीज आजकल कर भी ऐसे ही रही हैं। मैं आपको एक गेमिंग स्टूडियो का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने क्या किया, पहले वो एक ना उनके पास आता था, एक गेम आती थी, उस गेम को बनाने में ना उनको 6 माह लगते थे या 8 माह लगते थे। 8 माह उस गेम को बना के फुल A to Z एंड टू एंड विद ऑल द लेवल्स वो लॉन्च करते थे और फेल हो जाते थे। अब ये 6 महीने जो 20 लोगों ने काम किया है, 20 लोगों ने काम किया उस टीम के ऊपर, उसके ऊपर उस गेम के ऊपर आर्टिस्ट भी थे, डेवलपर भी थे। अब क्या होता है, 6 माह बाद वो जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी 6 महीने की, जो कि बहुत बड़ी थी, कुछ मिला उन्हें? कुछ नहीं मिला। उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि हम ना 2 वीक्स की स्प्रिंट रखेंगे, हम 2 लेवल्स रखेंगे और गेम लॉन्च करेंगे। अब उन्होंने 20 टीम्स को डिवाइड कर दिया मल्टीपल स्मॉल टीम्स के अंदर। उससे अब क्या हुआ, उनकी हर 2 वीक्स के साथ एक नहीं 2 लेवल्स की 2 गेम्स 5 गेम्स जाने लग पड़ी। अब वो क्या कर रहे थे, वो जो भी हमने वैलिडेशन की बात की, वो वैलिडेशन कर रहे हैं। अब 2 लेवल्स में उनको वैलिडेशन होने लग पड़ी कि हमने गेम लॉन्च की, 2 लेवल्स लॉन्च किए, इस गेम के डाउनलोड्स ये आए, इससे रेवेन्यू ये आया, इस गेम के डाउनलोड्स ये आए, रेवेन्यू ये आया। अब उन्होंने क्या किया, जो उनको मैक्सिमम डाउनलोड्स दे रही थी, मैक्सिमम टाइम स्पेंड हो रहा था जिस गेम के ऊपर, उस गेम को उन्होंने इनहेंस करना शुरू कर दिया विद मल्टीपल लेवल्स। अब उनको 6 माह बाद नहीं जाके पता लग रहा कि वी आर फेल, हम फेल नहीं हुए। 6 माह बाद नहीं मुझे पता लग रहा, अब मुझे साथ ही पता लग गया कि यार ये गेम चलनी है, इसको हमने डिस्कार्ड करना है, टीम को इसमें शिफ्ट करना है। क्या हुआ उससे, मतलब कि प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ऑटोमेटिकली मूव करने लग पड़े। तो यही तरीका है कि बजाय इसके कि आप A to Z बना के हर चीज़ मार्केट में फेंकें, इट इज़ गुड कि आप एक स्मॉल चंक बनाएं, ह्यूमन फीडबैक लें, मतलब कि अपने क्लाइंट का फीडबैक लें, उसके बाद आप उसके ऊपर आगे उसको इन्हेंस करना शुरू कर दें। समटाइम ऐसे होता है चीज़ वैसे नहीं चलनी होती जैसे आप बना रहे हैं, चीज़ वैसी चलनी है जैसी कस्टमर चाहता है। अब कस्टमर जो चाहता है, अगर आप वो चीज़ देते जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका रेवेन्यू भी जनरेट होने लग पड़ेगा, फंड से भी आप बच जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता काम भी आपका चलने लग पड़ेगा। सो इट्स द टाइम फॉर आवर मिनी रैपिड फायर। तो सर इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगी, आपने जल्दी जल्दी में आंसर करना है, ठीक है? तो मुझे बताइए कि फाउंडर का सबसे बड़ा जोर जो कि वो क्लाइंट से बोलते हैं। बस काम हो गया, पुश करने वाला रहता है। क्लाइंट का सबसे स्केरी मैसेज कि वी आर एंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट राइट नाउ। ओह माय गॉड, यस इट्स स्केरी। वी नीड दिस ASAP। ये सुन के कैसा फील होता है? ये सुन के तकरीबन हर चीज़ में ये होता है वी नीड इट एज सून एज पॉसिबल। तो ये सुन के बस फील यही होता है कि हम वैसे ही करेंगे जैसे कर रहे हैं। हाँ जी, हमने ऐसे ही होगा जैसे चल रहा है। अच्छा क्लाइंट मिलना मुश्किल है या अच्छा BD? दोनों ही बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, बहुत ही मुश्किल चीज़ें हैं। बोलिए क्या कहते हैं, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट बोल दिया आपने, दोनों को रख लिया। दोनों मुश्किल है ना चीज़ें, क्योंकि हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं एक BD हायरिंग के लिए। हमारे पास
फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट पे 3 बीडी थी, हमने 3 से वो 10 पे लेके जाना था तो बहुत ही मुश्किल है ना, और 10 तक जाने के लिए हमें 6-8 माह लगे 10 तक जाने के लिए। क्लाइंट मिल जाता है, अच्छा तो हाँ, तो बहुत मुश्किल होता है, क्लाइंट भी बड़ी अच्छी मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा, डेवलपर्स का सबसे जो है ना इरिटेटिंग सेंटेंस वो भी यही है जो मैंने शुरू में कहा कि कोड मेरा हो गया, बस मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, पुश करने वाला रहता है, वो पुश ही नहीं होता 2 दिन। अच्छा, मीटिंग ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होती हैं या डीबगिंग? मीटिंग ज़्यादा, डीबगिंग इज ईजी थिंग, वो तो आपकी अपनी चीज़ आपने की हुई है, आप कर लेंगे उसे ठीक। मीटिंग्स जो लॉन्ग मीटिंग है ना, वो बड़ा काम खराब करती हैं। प्रॉफिट देख के ज़्यादा खुशी होती है या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स देख के? असल में ये दोनों आपस में को रिलेट करते हैं। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स अगर अच्छे होंगे तो प्रॉफिट्स होंगे, तो ये दोनों चीज़ें देख के जाहिर सी बात है, प्रॉफिट देख के जाहिर सी। वर्स्ट नाइटमेयर, सर्वर क्रैश या पेरोल डे? पेरोल डे। मुझे पता था। अच्छा, अगर आप सीईओ ना होते तो क्या कर रहे होते? सिविल इंजीनियर होता। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद थी, बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं तो वो सिविल इंजीनियरिंग ही करने वाला था, बस किसी तरीके से इसमें आ गया मैं। डेवलपमेंट नहीं तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था CS क्या है, कंप्यूटर साइंस क्या है। सुनता था मैं FSC में कि FSC की भी मैंने ICS नहीं किया हुआ, तो FSC में मैं सुनता था कि ये कंप्यूटर साइंस जो है ना ये बड़ा बूम करेगा, 2009 की बात है। लेकिन मैं उस वक्त बस ये था कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग करनी है, सिविल में मैंने नहीं जाना है। फिर मैंने जब इधर टेस्ट वगैरह दिए तो PUCID पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया, और वहाँ जाके पहली दफ़ा देखा है कंप्यूटर क्या होता है, ये एक CS क्या है, फिर कोडिंग क्या होती है। उससे पहले तो हमें पता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं मज़े की थी। पहला एक सेमेस्टर हमें इतने कोई तोप किस्म के टीचर्स मिले थे, बहुत हैवी टीचर्स थे, इतने हैवी थे कि वो PhDs करके आए हुए थे बाहर से, और मतलब कि वो फिर आके हमें पढ़ाने लग पड़े थे, और ज़बरदस्त ऐसा उन्होंने हमें पढ़ाया पहले सेमेस्टर में 1-2 ने कि मेरा यकीन उठ गया कि मैं ये कर सकता हूँ। मुझे पहले सेमेस्टर के बाद लगा कि ताहिर साहब, मैंने कहा ताहिर साहब छोड़ दें, ये आपके बस की चीज़ ही नहीं है। अब मतलब मैंने ICS किया था, उसके बावजूद जो जब मैं आई थी ना तो मैंने कहा यार पहले तो मुझे प्रोग्रामिंग बहुत पसंद थी, अब मेरे साथ क्या हो रहा है। तो यस, टीचर्स पे बहुत डिपेंड करता है। नहीं, तो थर्ड सेमेस्टर और वो पहले सेमेस्टर में ही हमें वो धचका लग गया ना। देखिए, पहले सेमेस्टर में आपकी बेस बननी होती है, और पहले सेमेस्टर में ही आपको हैवी टीचर मिल गए हैं, और उन्होंने आपको ऐसा धचका दिया है कि पहले सेमेस्टर में हम सब डीमोटिवेट हो गए। FSC वाले तो बिल्कुल ही डीमोटिवेट हो गए कि यार व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। फिर सेकंड सेमेस्टर में माशाल्लाह हमें बहुत, जिसे कहते हैं टैलेंटेड, बहुत अच्छे टीचर्स मिले। मैं नाम भी लेना चाहूँगा, सर फारूक हमें मिले उस वक्त, जिन्होंने हमें बताया कि भी प्रोग्रामिंग क्या है। सर उमैर बाबर हमें मिले, शाहिद फरीद, इस तरह के टीचर्स हमें मिले। बाकी अब गुस्सा नहीं करना चाहिए जिनका मैं नाम नहीं ले रहा, बाकी बहुत अच्छे टीचर्स हैं। ये वो थे जिन्होंने हमारी ना बेस, जिसे कहते हैं ना, सेकेंड सेमेस्टर के बाद हमारी बेस बनानी शुरू कर दी, और उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है अब यहाँ पे हैं तो इन्हीं की वजह से, सब टीचर्स की वजह से हम। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर स्टार्टअप एक मूवी हो तो विलन कौन है? स्टार्टअप पे मूवी हो तो विलन की वही विलन होंगे, हर जगह पे बेचारे वही हैं। तो थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी फनी एंड enjoyable रैपिड फायर। थैंक यू सो मच। थैंक सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप कि आपको हमारी ये कॉफ़ी टॉक पसंद आई होगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।